तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको मुंबई शहर की क्राइम की दुनिया का उस महीने की कहानी सुनाऊंगा जिस महीने ने मुंबई पुलिस के आधे अफसरान को, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को सोने नहीं दिया। किसी की नींद पूरी नहीं हुई और इस बात की सबसे बड़ी गवाही उस समय के क्राइम ब्रांच के चीफ दादा इनामदार, जिनका नाम था अरविंद इनामदार, उन्होंने मेरी साथ एक इंटरव्यू में उस महीने का जिक्र किया था। आज सुबह ही मैं जब अपने पुराने दस्तावेज देख रहा था किसी नई स्टोरी की तलाश में, तो वो इंटरव्यू मुझे नज़र आ गई जिसमें दादा इनामदार, अरविंद इनामदार ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल महीना जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, ये मार्च का महीना 1987 का रहा। एक महीने में 3 बड़े केस जिन्होंने पूरी मुंबई को हिला के रख दिया था, और उनमें से एक केस तो आज तक भी सॉल्व नहीं हो सका। वो केस जिसमें दुनिया भर की 37 एजेंसीज की मदद ली गई, इंक्लूडिंग FBI, इंटरपोल और बहुत से देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज की, और भारत की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी RAW, IB, CBI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुरानी इंटेलिजेंस, ढिमका, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस, सब के सब फेल हो गए। और पूरे देश की पुलिस सीक्रेट तौर पे उस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं भी कोई क्लू नहीं मिला। वो केस था जिसने अरविंद इनामदार और मुंबई की क्राइम ब्रांच को और पूरे देश की एलीट फोर्सेस को कई महीनों तक सोने नहीं दिया। लेकिन क्राइम वो भी 1987 के मार्च के महीने में हुआ था। अब आपको सुनाते हैं क्यों वो महीना अरविंद इनामदार को मरने तक याद रहा। वही अरविंद इनामदार जो बाद में महाराष्ट्र के DGP बने, नागपुर के पुलिस कमिश्नर रहे, उसके पहले स्टेट इंटेलिजेंस में काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा नाम है उनका, कस्में खाते हैं लोग उनकी ईमानदारी की। खैर, अरविंद इनामदार की पोस्टिंग मुंबई में होती है 4 मार्च 1987 को, 1987, 4 मार्च। 4 मार्च को शाम को वो मीडिया के साथ बात करते हैं कि हम मुंबई में बढ़ रहे क्राइम को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने बहुत बड़ी वार्निंग दी थी पुलिस वालों को कि जो भी सीनियर इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी करते हुए, या क्राइम ब्रांच की जो 10-11 यूनिट थी, उनके सब ऑफिसर्स के साथ मीटिंग ली थी उन्होंने, कि जिसकी भी कोताही पकड़ी गई उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास किसी किस्म का कोई प्रेशर आता है, पॉलिटिशियन का हो, MLA का हो, मंत्री का हो, किसी का हो, आप कॉन्फिडेंस में मुझे बताइए, मैं आपको किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। हमें अपना काम करना है पूरी निडरता से, ईमानदारी से और प्रोफेशनली, किसी का कोई लिहाज नहीं चलेगा। जो आदमी हमारे रास्ते में खड़ा होगा उसको हटाया जाएगा रास्ते से। बहुत सख्त किस्म के ऑफिसर थे जिनको मुंबई की भाषा में कड़क कहा जाता है, बड़े कड़क ऑफिसर। सैकड़ों किस्से हैं उनके मेरे पास, लेकिन आज हम मार्च 1987 की बात करेंगे। 4 तारीख को दादा इनामदार टेक ओवर करते हैं और पूरा मीडिया खबर लगाने में लगा हुआ था
बड़े बड़े आर्टिकल छपने की तैयारी में थे। आधे अखबार छप भी गए थे, क्योंकि 4 तारीख को रिपोर्ट जो हम फाइल करते थे वो 5 तारीख के सुबह के अखबार में छपनी थी। और वो अखबार सुबह मार्केट में आते थे 4:30-5 बजे, और रोज़ की तरह अखबार 4:30-5 बजे मार्केट में आ भी गए, जिनके पहले पन्ने पे बड़ी बड़ी सुर्खियाँ छपी हुई थी कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के नए जॉइंट कमिश्नर अरविंद इनामदार ने क्या कहा। उनकी तस्वीर और वो जो उन्होंने कहा था वो छपा हुआ। लेकिन जब लोग ये खबरें पढ़ रहे थे अखबारों में, तभी अरविंद इनामदार को कंट्रोल रूम से वायरलेस मैसेज आता है, जिसने उनको पहले दिन ही पूरी रात सोने नहीं दिया। सुबह 4-4:30 बजे उनको जगा दिया गया, और मैसेज ये था कि जैकब सर्कल के लॉकअप में BRA कंपनी के डॉन बाबू गोपाल रेशम का मर्डर कर दिया गया है लॉकअप के अंदर, और वहाँ पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तो पहले ही रात, पूरी रात अरविंद इनामदार सो नहीं सके। अर्ली मॉर्निंग उनको उठा दिया, और आधे पौने घंटे में वो जैकब सर्कल में सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर रहे थे। तो एक किस्म का वो कांड था जिसने पूरी क्राइम ब्रांच की नींद हरा दी। लोकल पुलिस की तो हटा नहीं हटा। और वही पुलिस स्टेशन जहाँ पे ये हादसा होता है, अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन, उसके सीनियर कोई और नहीं, बहुत बड़े नामचीन पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने चार्ल्स शोभराज को पकड़ा था, बहुत नाम कमाया था। उनके होते हुए ये वहाँ पे उस दिन जिस दिन घटना हुई तो वो सीनियर साहब छुट्टी पे थे, उस दिन उनका लीव था। उसकी भी कंट्रोवर्सी बाद में बहुत चली कि क्या उनको उसी दिन छुट्टी पे जाना था जिस दिन बाबू रेशम को मारने की इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी। उन ऑफिसर का नाम आपने सुना होगा, मधुकर जेंडे, लेकिन लोग उनको मधु जेंडे कह देते हैं। अब इतना बड़ा सेंसेशनल केस हुआ, अरुण गवली का बॉस मारा गया पुलिस के लॉकअप के अंदर, बहुत बड़ी अनगहली थी। खैर, दूसरे दिन की अखबारें जो 6 तारीख को सुबह सुर्खियाँ छपी, वो 5 तारीख की सुर्खियों के बिल्कुल उलट छपी। सुर्खियों में ये लिखा हुआ था कि अंडरवर्ल्ड वेलकम्स अरविंद इनामदार विद द मर्डर ऑफ बाबू गोपाल रेशम। हिंदी अखबारों में इसी किस्म की खबरें। अंडरवर्ल्ड ने अरविंद इनामदार का स्वागत किया एक कत्ल के साथ। इस किस्म की खबरें दूसरे ही दिन छपनी शुरू हो गई है। अरविंद इनामदार बहुत बड़े दिल के ऑफिसर, तब कामकाज हुआ, पकड़े जा रहे। अब उसके तकरीबन 5 तारीख को ये होता है, और उसके 14 दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद 19 मार्च को शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और चर्चित आदमी, अंडरवर्ल्ड में चर्चित, इंडस्ट्री में चर्चित, महेश ढोलकिया, उनका मर्डर हो जाता है दिन दहाड़े, और वो भी एक पॉश इलाके में। ये तीनों को तीनों घटनाएं साउथ मुंबई में हुई हैं, जो मेन मुंबई जिसको कहा जाता है। पहली घटना 7 रास्ता, महालक्ष्मी रेस कोर्स के एकदम नज़दीक। आजकल तो बहुत पॉश एरिया हो गया है।
और वहाँ से 100 गज की दूरी पे अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन है, 100 गज की दूरी पे आर्थर रोड जेल है, 100 गज की दूरी पे महालक्ष्मी स्टेशन है, 200-250 गज हमारा रेस कोर्स है, और उसके साथ आगे हाजी अली दरगाह और ये सब है वो एरिया। वहाँ पे बाबू रेशम का ये कांड हो जाता है। 14 दिन बाद महेश ढोलकिया पैडर रोड। अब पैडर रोड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और पॉश एरिया। वो छोटी सी रोड जो जाती है उसमें हिंदुस्तान के क्रीम एलीट अरबोंपति लोग वहाँ रहते हैं, और उसके अलावा बड़े बड़े नाम जो हमारे आज के हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के अमीर, जो पहले नंबर के पता नहीं, मुकेश अंबानी जी जिस रोड पे रहते हैं वो उसी पैडर रोड से ऑफ द पैडर रोड थोड़ा हट के उनकी बिल्डिंग है एंटिलिया, जिसके बाहर पीछे 1-1.5 साल पहले एक विस्फोटों से भरी हुई गाड़ी मिली थी जो पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आज तक जेल में है, उस कंस्पिरेसी केस में है। उसी रोड पे हिंदुस्तान की भारत रत्न कोयल जिनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर जी का घर, और उनके घर के बिल्कुल सामने बहुत ही पॉपुलर फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर महेंद्र कपूर जी का घर है, और महेंद्र कपूर जी के घर के साथ नीचे थोड़ा सा जाएं उस गली का नाम है गमडिया स्ट्रीट, उसको थोड़ा नीचे उतराई पे जाना पड़ता है, वहाँ पे फ्रेंच कौंसल जनरल का ऑफिस है फराज के। मैं वहाँ पे कई बार गया हूँ, जब शैनिगन वीज़ा लगवाने जाते थे यूरोप घूमने के लिए तो मैं फ्रेंच कौंसल जनरल से लगवाता था, वहाँ हमारे मित्र थे, वो टाइम बचता था इसलिए वहाँ चले जाते थे। वीज़ा तो किसी और कंट्री से भी लगवा लेते तो शैनिगन वीज़ा लग जाता था। है उसी गमडिया रोड पे फ्रेंच कौंसल जनरल के पास महेश ढोलकिया का घर। ये वही महेश ढोलकिया फैमिली जिनका एक भाई अरविंद ढोलकिया वो अपने होटल में ही मारा गया था, फिशरमैन बाप उनका पहले होटल था, डांस बार थी, बहुत बड़ा नाइट स्पॉट था, अयाशी का अड्डा था, जो बाद में एक डील के जरिए इकबाल मिर्ची को देना पड़ा, और इन भाइयों ने अपना दूसरा उसी किस्म का अड्डा बांद्रा खार के जंक्शन पे सीजर पैलेस के नाम से खोल लिया। तो बहुत चर्चित फैमिली थी, बहुत खून खराबा उस परिवार में हुआ। तो वही गमडिया स्ट्रीट के घर से अरविंद ढोलकिया अपने घर से महेश ढोलकिया अपने घर से निकलता है तो हमलावर उस पर हमला कर गोलियां चलाते हैं धारदार। वो आदमी गाड़ी छोड़ के पैदल भागता है, एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, तो लिफ्ट के पास जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे शेल्टर लेता है, लेकिन कातिल उसके पीछे उसी बिल्डिंग में घुस के उसको मार देते हैं। फिर अरविंद इनामदार की नींद कई दिनों तक गुम रहे, किलर ढूंढने, इधर टीम भेजो उधर टीम भेजो, ये करो वो करो। अरविंद इनामदार को और क्राइम ब्रांच की नींद एक बार फिर उड़ गई। और उसके बाद दोस्तों आता है सबसे बड़ा किस्सा, जिसकी बात मैंने पहले की। दुनिया भर की और हिंदुस्तान की 37 एजेंसीज मिला के उस केस को सॉल्व करने में लगी, लेकिन आज तक 13 साल, वो 23 साल, ये 36 ईयर्स के बाद भी वो केस सॉल्व नहीं हुआ है। एक भी क्लू किसी के हाथ नहीं लगा। और वो केस था भीमजी त्रिभुवन दास जावेरी, मुंबई के बड़े सोने के व्यापारियों में से एक, उनके शोरूम में बड़े तरीके से डकैती की गई, चोरी की गई। एक शख्स अपने साथ 26 लोगों की टीम लेके जाता है, एक फेक रेड की जाती है सीबीआई के नाम के नीचे, और उस दुकान पे जाके रेड की जाती है।
दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, शटर। पूरे स्टाफ को साइड में खड़ा करके उनको हिलने नहीं दिया जाता। सबसे पहले टेलीफोन की वायर काटी जाती है, जितने फ़ोन थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। सीसीटीवी कैमरा बंद किए जाते हैं जो दुकान के अंदर लगे थे। सब कुछ बंद करके दरवाजे खिड़कियां अंदर से, और बड़े सिस्टमेटिकली रेड की जाती। दुकान में सोना तो शायद होगा 15-20 करोड़ का, लेकिन इस आदमी ने जो टीम लीडर बन के गया था, अपने आप को सीबीआई का ऑफिसर कहता था, नए रिक्रूट भर्ती किए थे। इसकी फिल्म भी बनी है एक, कोई 26 कुछ समथिंग। ये 30 मार्च 1987 का किस्सा, उसी महीने का आखिरी दिन या एक दिन और। तो सैंपल इकट्ठे करने लगता है। पूरी की पूरी दुकान नहीं लूटी, उसका कारण था क्यों नहीं लूटी वो भी आपको बताऊंगा। कुछ सैंपल इकट्ठे करता है, उनको लिफाफों में डाला जाता है, स्टेपल किया जाता है, उसके साथ एक स्लिप लगाई जाती है जिसके ऊपर सरकारी ठप्पा था। तो कंपनी के मालिक प्रताप जावेरी, उसको कोई शक नहीं हुआ। पहले इनकम टैक्स की रेट भी होती थी, वो भी इसी तरह काम करते थे। तो पूरे सैंपल इकट्ठे किए गए, पंचनामा किया गया, अपने सिग्नेचर किए, लोगों के सिग्नेचर करवाए, दुकान के मालिक के सिग्नेचर, ये वो सब करके अचानक वो अपना छोटा सा बैग जिसमें सब डालता है, वो ट्रंक भर के नहीं लेके गया। पूरी दुकान में सोना पड़ा है, सबका सब नहीं लूटा। बाहर उसकी बस खड़ी थी, बस में रख के लेके भी जा सकता था, जिस बस में सब 26 लोगों को बैठा के लाया गया था। तो अपने 26 के 26 लोगों को अंदर छोड़ के वो एक छोटा सा बैग जिसमें 2 किलो सोना था, 3 था, 4 था, 5 था, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। और वैसे भी आदमी ज़्यादा सोना उठा के चल नहीं सकता, गोल्ड का बॉडी वेट बहुत होता है। मैं बहुत बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि आप 25 किलो 30 किलो का सूटकेस लेके आराम से चल सकते हो, लेकिन 5 किलो की सोने की ईंट लेके आप बराबर नहीं चल सकोगे। आपकी बॉडी झुक जाएगी एक तरफ या दूसरी तरफ, और चलने में तकलीफ होगी। मास वेट बहुत होता है इसका। खैर, उसने उतना ही सोना उठाया जितना वो लेके आराम से चल सकता था, ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो कि कितना शातिर आदमी होगा। बाहर सबको अनाउंस करता है कि आप ये कागजी कार्रवाई पूरी करो, इंस्ट्रक्शन देता है। वो लड़के बेचारे जिनको नौकरी देने के झांसा दे के साथ में लाया था, एक रेड करने का उनको सिखाया गया था कि रेड कैसे करते हैं। तो शटर उठा के दुकान से निकल जाता है, उस बस में बैठता है जो बस को ताज होटल से लेके आया था, भाड़े की बस होटल ने बुक की थी। तो थोड़ा आगे जाके वो बस से निकल के एक टैक्सी में बैठ जाता है। उस टैक्सी को कुछ दूर लेके जाता है सिटी के बाहर, लिमिट जो मुंबई सिटी की लिमिट है, मतलब माहिम के उस तरफ या साइन के उस तरफ, जहाँ से सुबर्ग शुरू हो जाते हैं, वहाँ से वो टैक्सी छोड़ के एक ऑटो रिक्शा में बैठता है। तो यहाँ तक उसकी ट्रेल मिली। उसके बाद आज तक उस आदमी की कोई खबर नहीं। जो नाम उसने बताया था वो नाम था मोहन सिंह, MON, मोहन सिंह। बस ये एक नाम पुलिस के पास है। अब देखिए, इतना शातिर अपराधी 5 स्टार होटल में रह रहा है ताज में, जहाँ पे उसने अपना नाम मोहन सिंह बताया और कहा कि मैं त्रिवेंद्रम से हूँ, केरला से, और बस उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं। और जहाँ होटल में जहाँ कुछ CCTV कैमरा उस समय में होंगे, किसी में उसकी कोई तस्वीर नहीं। उसी होटल में वो कोई 100 लोगों की इंटरव्यू करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट भी देता है कि मुझे
एक स्पेशल काम के लिए इंटरव्यू करनी है, लोगों को भर्ती करना है। उनमें से 26 लोगों को सिलेक्ट करता है और उसी होटल में इतने दिन रहने के बाद भी कहीं किसी होटल वाले को उसके बारे में कुछ नहीं पता और 26 लोगों को बस में बस भी होटल से बुक करवाता है वो, उनको बैठा के उस सोनारे की दुकान पे जाता है और वहाँ से अपना जितना सोना आराम से उठा के वो चल फिर सकता उतना ही लेके गया है, क्योंकि अगर वो बड़ा ट्रंक भर लेता उसको अकेला उठा नहीं सकता था, उसको 2-4 लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी और अगर ज़्यादा सोना उठाने की कोशिश करता तो दुकानदार को शक होता था, ये तो सारा सोना क्यों लेके जा रहा है, रेड में तो ऐसा कभी होता नहीं, रेड में तो खाली सैंपल लेके जाते हैं। तो कितना दूर तक उस आदमी ने सोचा, कहीं भी कोई क्लू नहीं छोड़ के गया और आज तक वो किसी के हाथ में नहीं है। अब इसके लिए देख, भारत सरकार, मुंबई पुलिस की नींद तो हराम होनी थी, साथ में हमारी रॉ, आईबी, सीबीआई, सब एजेंसियाँ, सब राज्यों की पुलिस, एक टीम मुंबई पुलिस की केरला भेजी गई है, कर्नाटका भेजी गई है, बंगाल भेजी गई और उसके अलावा जितने लोगों को उसने इंटरव्यू किया था, जो 26 सिलेक्ट किए थे, उसके अलावा जितने और 70-75 लोग थे उनके भी पता लिया गया, निकाला गया। हर आदमी की फैमिली बैकग्राउंड चेक की गई, तकरीबन 100 लोगों की। उनमें से कोई कैंडिडेट पंजाब का था, कोई हरियाणा का, कोई कश्मीर का, कोई कहाँ। उन हर जगह पे पुलिस ने तहकीकात की, उनकी प्रोफाइल बनाई सब के सब लोगों की, उनके बैकग्राउंड उनकी निकाली गई, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पढ़े। इतनी मेहनत शायद मुंबई पुलिस ने और बाकी एजेंसीज ने किसी और केस में कम ही की होगी। उसके साथ स्कॉटलैंड यार्ड का मदद ली गई, FBI को कहा गया, इंटरपोल को कहा गया और खाड़ी देश जितने हैं, कुवैत, बहरीन, उस समय इराक, ईरान, ओमान, मस्कट, ये सब पूरे, दुबई, शारजा, अबू धाबी, अल्लाह, अफ्रीकन कंट्रीज, मोरक्को, टर्की, इधर उधर हर जगह पे जहाँ जहाँ कोई लिंक मिलता था वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की गई। क्राइम ब्रांच की बहुत सारी टीमें अनऑफिशियली, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बहरीन भी गई, ओमान भी गई, दुबई भी गए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इतनी मेहनत करने के बाद और इनामदार को एंड तक इस गल की नमोशी रही है, इस बात की नमोशी रही है कि वो इस केस को सॉल्व नहीं कर सके। उनके दिल में एक ठेस चसक रही है कि कितना चालाक आदमी था कि एक भी क्लू नहीं छोड़ के गए। और वो जो लोग थे बेचारे, उन्होंने कितनी परेशानियां झेली जिनका कोई कसूर ही नहीं था। अब थोड़ी देर के बाद जब शक होने लगा तो दुकानदार ने शटर खोल के जब बाहर देखा तो बस गायब। फिर उसको लगा कि गड़बड़ हो गई और उसने पुलिस को बताया कि उसका को 80-85 लाख का सोना गया है। अब असल में कितना गया कोई पता नहीं, लेकिन उसने जितना कहा है उसकी बात मानी जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना उठा के वो चल नहीं सकता था अकेला। तो कितनी उसकी प्लानिंग थी कि मैं उतना ही सोना उठा के लेके जाऊं जितना मैं अकेला मैनेज कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये था मार्च 1987 का महीना, जिसने अरविंद इनामदार जैसे आदमी को भी परेशान करके रख दिया। बाकी के 2 केस तो सॉल्व हो गए, लेकिन ये केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।